वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग लूसेंट के संपूर्ण भौतिक विज्ञान को पढ़ना शुरू किए थे। इस कड़ी में हमने अध्याय 4 शुरू किया था, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को। हमारी आज की लेक्चर नंबर पार्ट 2 है और पिछले की पार्ट 1 अगर आप नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। टोटल लेक्चर की बात करते हैं तो 13वें नंबर की लेक्चर है और 12 नंबर तक लेक्चर यदि आप लोगों से मिस हुआ है तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करेंगे, वहाँ पर आपको पूरी लेक्चर प्लेलिस्ट में अपडेटेड मिल जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा अध्याय 4 का पार्ट 2 नंबर लेक्चर को। हाँ जी, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो लिफ्ट के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ा था। एक मिनट, लिफ्ट के कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़े थे और आज की लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे ग्रहों की गति के संबंधित नियम के बारे में। अब आइए ग्रहों की गति से संबंधित नियम। सबसे पहले तो प्रत्येक ग्रह पहला नियम क्या बोलता है, ये सुनिए। तो ग्रहों की गति, अच्छा एक कुछ क्वेश्चन पूछेगी, बताइए कि ग्रह की गति का नियम किसने दिया था, तो केप्लर ने दिया था। कौन दिए थे? केप्लर ने दिए थे। एक मिनट, कौन दिए थे? केप्लर दिए थे ग्रह गति का नियम। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। पहला नियम क्या बोलता है कि प्रत्येक जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर, जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये सूर्य है, यहाँ पर ये सूर्य है और ये जो सूर्य है इसके दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। यहाँ पर कोई ग्रह, जैसे हमारी अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है, इधर तो नहीं दिखेगा आपको, एक मिनट, जैसे मान लीजिए ये हमारी सन है, सूर्य है, इसके चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ होती है, उसी में यहाँ पर कोई ग्रह है, मान लीजिए अर्थ है, तो ये चक्कर लगाती है। तो पहला नियम क्या बोलता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार इलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। ये फोकस बिंदु पर स्थित है और ग्रह इसके चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है। ये केप्लर बताए थे अपने पहले नियम में। तो पहला नियम क्या बताए कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहता है और जो सूर्य होता है उसी वृत्ताकार के अंदर फोकस बिंदु पर होता है। ये आपको पहला नियम क्लियर हो गया है। दूसरा नियम, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है और इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। यानी यहाँ पर हम जाने कि एक इलिप्टिकल पाथ में ग्रह चक्कर लगाती रहती है। क्या होती है? चक्कर लगाती रहती है। होता क्या है कि जब अगर कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक आता है, इसके निकट आता है, तो उसका वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? इसका वेग बढ़ जाता है। परंतु यदि कोई दूर जाता है तो इसका वेग क्या हो जाता है? घट जाता है। तो दूसरा नियम, पहला नियम क्या था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहता है और सूर्य उसके एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। दूसरा नियम, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है और इसका प्रभाव तब होता है जब वो सूर्य के निकट आता है तो वेग बढ़ जाता है और जब ग्रह सूर्य से दूर जाता है तो वेग घट जाता है। ये दूसरा नियम बताए थे। अब आएंगे तीसरा नियम। सूर्य के चारों ओर एक ग्रह के चक्कर जितने समय में लगाता है तो उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं, एक चक्कर पूरा। और परिक्रमण काल का वर्ग यानी t², इसको परिक्रमण काल, सूर्य से जितनी औसत दूरी होती है उसके घन के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये तीसरा रूल। सुनिए, 3 नियम आपको पता है। पहला नियम कि सूर्य जो होता है एक बीच में फोकस बिंदु पर स्थित होता है, उसके दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सभी ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम क्या बताया कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग क्या होता है? नियत होता है। जैसे ही कोई ग्रह सूर्य के निकट आती है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जैसे ही कोई ग्रह सूर्य से दूर जाती है तो उसका वेग क्या हो जाता है? घट जाता है। ये दूसरा। तीसरा बताया कि परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है वो सूर्य से औसत जो जितनी दूरी है उसके क्यूब के अनुक्रमानुपाती होती है। और परिक्रमण काल क्या होता है? जब एक बार पूरे एक ग्रह चक्कर लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट, तीनों के तीनों नियम आपको समझ में आया हो। ठीक, अब आएंगे नेक्स्ट। अब आएंगे एक नोट पॉइंट है, ज़्यादा ध्यान देंगे। IAU ने
यम या फिर प्लूटो को एक ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, इसलिए अब वो दूरस्थ ग्रह वरुण को माना है। सबसे पहले आप जानते हैं, ये तो नॉर्मल है, ज्योग्राफी में आप पढ़ते होंगे कि सबसे दूर पहले जो ग्रह था वो था प्लूटो, वो था क्या, प्लूटो। परंतु अब जो है इसको निकाल दिया गया है और लास्ट जो ग्रह है नेपच्यून को माना गया है। किसको माना गया है, नेपच्यून को, ध्यान में रखेंगे। अब आएंगे नेक्स्ट उपग्रह के बारे में, सैटेलाइट के बारे में। तो सैटेलाइट क्या होता है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, आप जानते हैं यहाँ पर हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है एक छोटी सी चंद्रमा है, तो पृथ्वी का उपग्रह कौन कहलाएगा, चंद्रमा कहलाएगा। अब आएंगे देखेंगे उपग्रह का कक्षीय चाल, किस चाल से वो चलती रहती है। तो उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतना उसकी चाल कम होगी। यानी उपग्रह का कक्षीय चाल क्या बोलता है कि उपग्रह कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। यदि उपग्रह पृथ्वी तल से जितना दूर होगा उतना उसकी चाल कम होगी। और उपग्रह का कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक ही त्रिज्या कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यानक उपग्रहों की चाल समान भी हो सकती है। ये दो उपग्रह का कक्षीय चाल हमको ये 2 पॉइंट बताता है। दोनों पॉइंट को एक बार पढ़िएगा, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, कि जो निकट होता है वो, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए उपग्रह का परिक्रमण काल। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। कोई भी उपग्रह है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन, चंद्रमा। कौन, चंद्रमा, मून। तो ये जितनी चक्कर लगा देंगी, जितनी चक्कर ये लगा देंगी उसी को क्या बोलते हैं हम, तो परिक्रमण काल बोलते हैं। तो परिक्रमण काल का फॉर्मूला क्या होता है, कक्षा की परिधि बटे कक्षीय चाल। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना ही उसकी परिक्रमण काल होता है। बस ये। अब आएंगे नेक्स्ट। अब आएंगे यहाँ पर क्या है कि उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये सब नॉर्मल पॉइंट है, कोई बहुत बड़ी हौगा लेवल की नहीं है और इसमें कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है। बस जो जानना है थोड़ा बहुत चीज़ें उसको नोट पॉइंट दिया है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। यानी कि पृथ्वी के जितने सबसे निकट जो उपग्रह चक्कर लगाता है उसका परिक्रमण काल कितना होता है, 1 घंटा 24 मिनट। परिक्रमण काल का मतलब क्या होता है, घूमने वाला चाल, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह। वैसे उपग्रह जो पृथ्वी के नज़दीक की कक्षा में चक्कर लगाते हैं ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा आवर्तकाल 84 मिनट का होता है। इसका उपयोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है। ध्रुवीय उपग्रह का यूज आप जो अभी जैसे INS हमारा कई सारी उपग्रह हैं वो सब क्या होती है, मौसम संबंधी जानकारी उससे प्राप्त की जाती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं ध्रुवीय उपग्रह। और ये कोई ज़्यादा दूर नहीं होती है, लगभग मतलब कुछ ही दूरों पर स्थित होती है। और इसका जो कक्षीय वेग होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है और आवर्तकाल मात्र 84 मिनट होता है। ध्यान में रखें, 84 मिनट में ही पूरी चक्कर लगा देती है। अब आएंगे यहाँ पर भू-अस्थायी उपग्रह के बारे में। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है और कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, भू-अस्थायी उपग्रह कहलाता है। ये क्या क्या, तो ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है और इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के सेम टू सेम होता है, तो उसी को बोलते हैं भू-अस्थायी उपग्रह। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता रहता है। और भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने ही व्यक्त करी थी। इन्होंने बताया था कि इसी भू-अस्थायी उपग्रह के कक्ष में हम लोग कोई भी उपग्रह को स्थापित कर सकते हैं, संचार प्रणाली को, सैटेलाइट प्रणाली को यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। ये कौन बताए थे, तो आर्थर सी क्लार्क। अब आएंगे यहाँ पर प्लान वेव। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट वेव है और आज की मेरे ख्याल से लास्ट भी टॉपिक है। जी हाँ,
आज की लास्ट भी टॉपिक है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये प्लायन वेग। तो ध्यान देंगे, प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता। और पृथ्वी के लिए प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो किस वेग से हम पृथ्वी पर से किसी वस्तु को फेंकेंगे कि वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा और गुरुत्वीय क्षेत्र पार करके वापस वो पृथ्वी पर नहीं लौटेगा। जैसे किसी भी चीज़ को फेंकते हैं तो वापस आ जाता है पृथ्वी पर, लेकिन किस वेग से फेंकेंगे कि गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके दोबारा कभी पृथ्वी पर नहीं आएगा, तो ये होता है प्लायन वेग। और ये कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर होता है। ठीक, अर्थात तो पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक वेग से फेंका जाता है तो वस्तु फिर वापस तल में नहीं आ पाएगी। और इसी तरह से चंद्रमा पर प्लायन वेग होता है 2.35 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितने वेग से अगर फेंकेंगे तो वापस चंद्रमा पर नहीं आएगा। अब सुनिए, एक फार्मूला भी होता है उपग्रह के लिए। कक्षीय वेग का फार्मूला होता है v बराबर √g/e होता है। तो ये फार्मूला है कुछ, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही तक आपका ये चैप्टर रहा है। कोई खास इस चैप्टर में नहीं था। बाकी अगर जो भी खास होगा हम आपको कल के लेक्चर में जो PYQs कराएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है उसको जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया। कोई बहुत बड़ी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं थी, बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो जिसको हम लोग जान लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने MCQs के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।